रमेश जी, माननीय गोविंदाचार्य जी, माननीय राव विजय प्रताप जी, लाल सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, श्री अब्दुल गनी कोहली जी, सुधीर चौधरी जी, स्वामी पद्मप्रेक्ष जी, निर्मल कमल जी, प्रोफेसर गीता जी, एम डी मादरे जी, ICPR के चेयरमैन भट्ट जी, यहाँ पर विश्वग्राम की तरफ से सभी जो इस बड़े अच्छे सिंपोजियम के लिए जिन्होंने ये सब कुछ बंदोबस्त किया है, और आप सब लोग जो इस सभागार में मौजूद हैं, आप सबको नमस्कार। आप सबके बीच में कई जाने पहचाने चेहरे हैं, कई अपने आप के अंदर शख्सियत है जो कि अलग अलग मंचों पर जाकर अपने विचार प्रकट करते हैं। गजेंद्र सिंह सोलंकी जी ने पूरा मंच का संचालन संभाल रखा है, और एक मैं कवियों की गोष्ठी में गया था, तो उनमें एक कवि ने कहा कि कृष्ण जी ने एक महाकाव्य सुनाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब 18 अध्याय हो गए, उन्होंने अर्जुन से पूछा कुछ और सुनाऊं या लड़ोगे जाओ? उसने कहा महाराज मैं लड़ देता हूँ, और सुनने की अभी इच्छा नहीं। कवि बहुत सशक्त होते हैं, बहुत मधुर भी होते हैं, वाक्वान भी इनके पास बहुत होते हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह जी के साथ पुराना संबंध रहा है। कई बार इनको सुना है, कई बार इनकी प्रशंसा इनके सुनने वालों से सुनी। विश्वग्राम ने जो ये सिंपोजियम रखा है, ये समय के साथ साथ इसका जो विषय है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही विशेष है, और एक ऐसा विषय जिसके बारे में मेरे ख्याल से साल के अंदर बहुत समय तक इसकी चर्चा है। और जो मैं इनके प्रोग्राम को देख रहा था, जो उन्होंने चीजों को चुना है, बहुत ही ऐसे उसके अंदर चीजें चुनी गई हैं जिससे कि एक सर्वांगीण तौर पर जो शांति की प्रक्रिया है, जो उन्नति की प्रक्रिया है, जो कश्मीर के अच्छाई की प्रक्रिया है, उन सबको उसके अंदर शामिल किया है। मैं इसके लिए इंद्रेश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सब कुछ विषय चुने, और मुझे पूर्ण आशा है कि इनके ऊपर जब विचार मंथन होगा, उसके बाद जो उसका सार निकल कर आएगा वो बहुत लोगों का मार्गदर्शन है। कश्मीर के इतिहास को सब लोग जानते हैं। मैं तकरीबन 12 साल कश्मीर के अलग अलग हिस्सों को मैंने देखा है। मैं इतिहास के बारे में ज्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि इतिहास बहुत विस्तृत है। सिर्फ एक चीज के ऊपर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा कि एक समय ऐसा आया जब काफी लोगों को गुमराह किया, भ्रमित किया, और एक हमारे पड़ोस से हमारे ऊपर एक परोक्ष युद्ध के तौर पर इस भ्रमित गुमराह की जो प्रक्रिया थी, इसका फायदा उठाया। मेरा मानना है कश्मीर में उतने ही देशभक्त हैं जितने बाकी पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप जो हमारे पड़ोसी के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर उनका विवरण पढ़ें और कश्मीर के अंदर जब युद्ध हुए उसका विवरण पढ़ें, तो ये मैंने कहा है उसके ऊपर आपका विश्वास बहुत लोग। और कश्मीर सिर्फ घाटी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा है। जम्मू प्रोविंस अलग है, लद्दाख प्रोविंस अलग है, कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाका अलग है, अलग अलग वादियां हैं,
लेकिन हम सब कई बार सिर्फ एक वादी तक सीमित रह जाते हैं। कश्मीर में बहुत लोग हैं, सब लोगों को अगर आप वहां पर जाएं वो अपने आप को कश्मीरी नहीं कहते। एक बड़ी एक संज्ञा है, गुजर है, पहाड़ी है, हिंदू गुजर है। गुजरों के अंदर भी दो लोग हैं जो कि बकरवाल हैं, जो पूरे समय भ्रमण करते हैं, और दूसरे वो हैं जो एक जगह पर स्थित है, अलग अलग तरह से। और एक मैं आपको पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने उस किताब को पढ़ा होगा। लॉरेंस नाम के एक अंग्रेज ने किताब लिखी थी, आज से तकरीबन 120-125 साल पहले। वो महाराजा के समय में पॉलिटिकल कमिश्नर बनकर आए थे, कलेक्टर बनकर आए थे। अगर आपको कभी वो किताब मिले तो उसको जरूर पढ़ें। उस किताब के अंदर जो कश्मीर का वर्णन किया गया, आज भी वो वैसा का वैसा है। चाहे वीर पंजाल का दृश्य हो, चाहे वहां के फ्लोरा और फौना की बात हो, चाहे नदियों का जिक्र हो, चाहे नदियों के पानी का जिक्र हो, चाहे वहां के लोगों का जिक्र। और एक चीज जो 125 साल पहले कही गई और उसको मैं आपको दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा था कि कश्मीर का, और खासकर वो सिर्फ घाटी की बात कर रहे थे, जिसको हम श्रीनगर के आसपास का इलाका, चाहे उसको साउथ कश्मीर और कुछ हिस्सा नॉर्थ कश्मीर का बोलते। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अफवाहों में बहुत विश्वास करते हैं, यहाँ के लोग अफवाहों से बड़ी जल्दी गुमराह हो जाते हैं। 125 साल पहले का वो आज भी सही, आज भी सही, क्योंकि कोई अफवाह फैलती है, एकदम से लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। अफवाह फैलती है कि ऐसा हो गया, उसके ऊपर बात मान ली जाती है, और इस चीज का लोग बात फायदा उठाते हैं, जिनकी मानसिकता, जिनका सोच और जिनका लक्ष्य कुछ और। कश्मीर के अंदर स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद काफी पैसा दिया गया ताकि कश्मीर का विकास हो। जो हमारे मध्य में कश्मीर से आए लोग बैठे, मैं चाहूंगा कि अपने एक बार दिल में पूछें कि क्या तब से अब तक उस पैसे का सदुपयोग हुआ, क्या वैसा विकास हुआ जैसा होना चाहिए। अभी भी आज की तारीख में भी आपको गांवों की ऐसी सड़कें मिल जाएंगी जिनके ऊपर एक मरीज को आप अस्पताल नहीं मिलेगा। आपको ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएंगे जहां पे कुछ नहीं है, उनको रेफर करना पड़ता है श्रीनगर या जम्मू। तो अगर लोग असंतुष्ट है, लोगों को के अंदर अगर गुस्सा आता है, वो इसलिए आता है कि वहां पर विकास नहीं, वहां पर हर चीज को ठीक तरह से लेकर चला नहीं गया जिस चीज की अपेक्षा थी। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप पूरे भारतवर्ष के अंदर चले जाइए, जहां पर विकास नहीं होगा और जहां पर पैसे का दुरुपयोग किया गया है, जो विकास के लिए आया है, वहां पर लोग बात नाराज मिलेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर और बाकी भारतवर्ष के अंदर कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। हमारे जैसे लोग हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह ही खाते पीते हैं, हमारी तरह ही आप भगत करते हैं, और अगर आपके दोस्त हैं तो आपसे बहुत प्यार, कोई उनके अंदर फर्क नहीं। लेकिन एक का, और इसके अंदर मैं सुधीर जी क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक का अपने माध्यम से, इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कश्मीर का वो चेहरा दिखाने की कोशिश की जो असली है। उन्होंने वो चेहरा दिखाने की कोशिश की जिसके अंदर पत्थरबाज नहीं, देशभक्त लोगों को उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सही चीज क्या है। क्योंकि हम सिर्फ एक ही छोटे से तबके के अंदर घुटकर रह जाते हैं।
कश्मीर के अंदर शांति प्रक्रिया के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ गुमराह लोग हैं, कुछ गुमराह करने वाले लोग, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम किया है। कई बार दक्षिण कश्मीर की बात होती है। दक्षिण कश्मीर एक समृद्ध इलाका है, सेवों के बाद है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वहां पर विकास ज्यादा हुआ है। और एक चीज जो कई सालों से वहां पर चली आ रही है, जिससे कि जो आतंकी संगठनों में जाता है और उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो है चरस और अफीम का कारोबार। और इसलिए आप देखेंगे कि दक्षिण कश्मीर के अंदर बहुत लोग इसके अंदर घुसते हैं ताकि उस कारोबार को कंट्रोल कर सके, उसके द्वारा जो पैसा आता है उससे अपनी जेब में जेब भर जाती है, वो छोट छाट तो और कहीं। ये एक चीज रही है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि वहां पे प्रदर्शन क्यों ज्यादा होते हैं, वहां पर क्यों चीजें ऐसी है, क्योंकि वहां पर, और ये एक नई चीज नहीं है, आप कई जगह पर ऐसा होता है। कश्मीर के अंदर और खासकर, अब मैं वादी की बात कर रहा हूँ, जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीबी के अंदर और अमीरी के अंदर फर्क यह है कि कौन रोजाना जिसको गोश्त मिल सकता है या नहीं मिल सकता, अच्छा खाना खा सकता है वो अमीर है, जो खाना सूखा खाता है वो बिना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कई कारणों से जो विकास का पैसा इधर उधर हुआ है, उसके कारण कुछ गुट अलग होते हैं। अब हम जब मणिपुर की बात करते हैं, वहां पर भी आपको पता होगा कि जो आतंक के अंदर कुछ संगठन लगे हुए हैं, वो सबसे पैसा वसूल करते हैं बंदूक के जोर पर, वही कश्मीर है। और जब बंदूक का जोर होता है तो आदमी की जो स्वतंत्रता, जो उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो डर के अंदर है। अगर उसको बोला जाएगा कि आपको शुक्रवार के दिन ये करना है, अगर वो नहीं करेगा तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, शायद कोई उसके बच्चों को मार दे, डर में। और जब तक ऐसा वातावरण ना तैयार किया जाए जिसमें से इस डर को हटाया जा सके, ये वातावरण हो सकता है, हम लोगों ने देखा है। 2004 में मैं दक्षिण कश्मीर में था और तकरीबन एक साल के अंदर जो वहां पर एक हमने बदलाव देखा, वो एक अलग तरह का। मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि शुरू में जब हम गए थे तो शोपियां के अंदर रोज गोलियां चलती थी और शोपियां का इलाका जो है वहां पे सेब के बहुत बड़ा है। आपके पास जो कश्मीर से ज्यादातर सेब आता है दिल्ली में, शोपियां के इलाके से। एक चीज जो हमने वहां पर जो यूनिट की उसको कही कि आपका कंट्रोल तब माना जाएगा जब सेना का बड़ा अधिकारी खुली गाड़ी के अंदर हर गली में से निकल जाए। 6 महीने में हो गया, किसी को मारना नहीं पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, लोगों को समझाना पड़ा कि क्या चीज उनके लिए अच्छी है, उनके लिए काम करना पड़ा। और मुझे कहते हुए फख्र होता है कि गांव के लोगों को फौज के ऊपर ज्यादा विश्वास था, लेकिन इंतजामिया के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर विश्वास। वादरे साहब हमें मिला रहे हैं मुझसे, क्योंकि मेरी बात बिल्कुल सही है। तो कई बार हम आवेश में रह जाते हैं कि जी फौज लगी हुई, इसलिए चीजें खराब हो रही हैं। ये फौज हिंदुस्तान की फौज है। इस फौज के अंदर ना धर्म है ना जात है। ये फौज सिर्फ एक चीज के लिए काम करती है कि भारत मेरे लिए सब। इसलिए मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक निवेदन है कि जब आप खबरों को देखें तो थोड़ा सा उसमें से एक परत ऊपर से हटा
उसके बाद देखिए उसके अंदर है क्या, और आप पाएंगे असलियत क्या है। वहां पर जरूर जाए कश्मीर के अंदर। देखिए हमेशा जब भी टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ता है तो आतंकी संगठन और हमारे पड़ोसी देश कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ऐसे हालात हो जाएं कि लोगों को दिक्कत हो। जब ज्यादा टूरिस्ट जाता है किसको फायदा होता है? लोगों को फायदा होता है। अमरनाथ यात्रा जाती है किसको फायदा होता है? हमारे गुजर भाइयों को फायदा होता है जो पोनी लेकर जाते हैं, जो वहां पे घोड़े चलाते हैं। हर चीज की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत मिली जुली है, किसी की अलग आर्थिक वो नहीं। और इसलिए सरहद के पास से कोशिश होती है कि कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी चीजें की जाएं जिससे शांति प्रक्रिया के अंदर गड़बड़ जाए। और इसके लिए हमें लोगों को सचेत करने की जरूरत है, हमें लोगों के साथ मिल बैठकर बात करने की जरूरत है, हमें लोगों को वो मौका देने की जरूरत है जिससे वो अपनी खुद की करें। अगर कश्मीर में कोई व्यवसाय नहीं होगा, पढ़ा लिखा आदमी क्या करें? हमारे प्रदेश में अगर ये हो तो हम क्या करें? तो ये सारी की सारी चीज जो है वो विकास से संबंधित है। जिस दिन विकास की धारा अच्छी होगी उस दिन हम सब मिलकर यही कहेंगे कि हमारा देश बढ़ रहा है, साथ में कश्मीर भी बढ़ रहा है, बाकी प्रदेश भी। और किसी भी देश की खुशहाली उसकी तरक्की पर निर्भर करती है, उसकी प्रगति पर निर्भर करती है, उसके विकास पर। एक चीज और जो कि मैं समझाना चाहता हूं, 2004 के अंदर तब हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो अपनी पहली यात्रा के ऊपर कश्मीर आए और उन्होंने एक चीज कश्मीर के अंदर कि सरहदें नहीं बदलेंगी, बॉर्डर्स विल नॉट चेंज, बॉर्डर्स विल रिमेन व्हाट दे आर, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द बॉर्डर्स। लेकिन हम लोगों के आने जाने की जो चीजें हैं उसको ठीक करें। और उसके बाद पुरी से मुजफ्फराबाद की बसें चलने लगी, रेट बढ़ा। लेकिन उसके अंदर एक चीज हमने नोट की, हमारी तरफ से जब लोग दूसरी तरफ गए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो चीज उनको श्रीनगर में और बाकी कश्मीर में मिलती है कुछ नहीं है, कोई वहां पे विकास नहीं है, ना वहां पर अच्छा अस्पताल है, ना अच्छे स्कूल है, ना उतनी खुशहाली है जो नागरिक की स्वतंत्रता है जो उन्होंने अपने इलाके में देखी। और पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों ने जब ये समझना शुरू किया कि ये तो प्रचार हमारे खिलाफ होने वाला है, उन्होंने बाधाएं लगानी शुरू की ताकि 6-6, 7-7 महीने तक हमारे जो लोग जाना चाहते हैं अपने संबंधियों से मिलने के लिए उनको परमिशन ना दें, क्योंकि उनको डर था कि उनकी असलियत जब सामने आने लगेगी तो अपने आप उनके ऊपर दबाव। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि उसके बाद कुछ ऐसी चीजें की गई जिससे शांति ताकि लोग कम जाएं, उनको असलियत का ना पता। इसलिए जरूरी है कि जब हम सब चीजों पर सोच विचार करें तो इस चीज पर भी सोच विचार करें कि कैसे अपने लोगों को असलियत बतानी है। कि दूसरी तरफ जो सब बात दिखाई देते हैं वो सब बात है नहीं होती, सूखा है। जब बड़ा भारी भूकंप आया था 2005 में, जो मदद हमारे लोगों ने अपने लोगों की उतनी दूसरी तरफ नहीं। जो अधिकृत कश्मीर है हमारा पीओके जिसको बोला जाता है, वहां पे उतनी मदद नहीं है। तो हमारी तरफ सब कुछ है और ये चीज हमें लोगों को बतानी है ताकि अमन रहे, शांति रहे, विकास रहे और लोग बाग अपने आप को जुड़ा महसूस करें। लोग बाग तभी जुड़ा महसूस करेंगे जब
आवक जावक रहेगी, जब विकास रहेगा, जब व्यवसाय बढ़ेगा, जब सबको व्यवसाय का मौका मिलेगा, तब जाकर चीजें अच्छी, तब जाकर स्कूलों के अंदर ठीक पढ़ाई होगी। अगर स्कूल के अंदर गलत पढ़ाई होगी तो बच्चे दूसरी एक मानसिकता से आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा मानना है कि जो फिलहाल चल रहा है वो एक और है, इसमें काफी जोर लगाया जा रहा है सदन पार से, और अगर हम इसको संयम से, शांति से, विवेक से इसका निवारण सोचे, तरीके अपनाएं, तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर के अंदर शांति भी रहेगी, कश्मीर के लोग खुशहाल रहेंगे और भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि वो भारतवासी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, ये एक चीज है जो कि हमेशा हमें लोगों को बतानी चाहिए। ये नहीं कहना कभी कि वो अलग है, कोई अलग नहीं। और जैसे मैंने शुरू में कहा, उनके अंदर जितनी देशभक्ति है जितनी बाकी पूरे भारतवर्ष में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका और खासकर इंद्रेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सब अलग अलग विचार के लोगों को बुलाया है। खासकर हमारे कश्मीर से जो लोग आए हैं वो आपको बताएंगे। इससे पहले अब्दुल गनी कोहली साहब ने आपको बड़े सशक्त शब्दों में बताया कि उनसे ज्यादा भारत से प्रेम करने वाला और कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।